Well, good morning. Uh, just imagine there is in case, और हम बातें हमेशा केस से शुरू कर रहे होते हैं ना, तो अच्छा होता है। तो एक केस मेरे पास कुछ ऐसा है कि इमेजिन करके चलें कि देर इज़ 2:15 AM, मॉर्निंग के 2:15 हो रहे हैं, रात बोल लो मॉर्निंग बोल लो, 2:15 AM का टाइम है और आप इमरजेंसी वार्ड में या फिर इमरजेंसी जो आपका डिपार्टमेंट है उसमें आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर ड्यूटी कर रहे हैं। इमेजिन लकीली आपने मेहनत इतनी बढ़िया की कि आप इंडिया में, हिंदुस्तान में नर्सिंग ऑफिसर बन गए और आप इसी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में सरकारी नौकरी कर रहे हैं और वहाँ पर आप जो है अपनी पोस्टिंग और अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। वेरी गुड। सो रात के 2 बज रहे हैं, फिर बोल लो कि अर्ली मॉर्निंग के 2 बज रहे हैं और वहाँ पर अचानक से एक पेशेंट आता है। ठीक है, 26 ईयर ओल्ड जो है फीमेल, स्ट्रेचर पे लिटा के उसके घर वाले उसको एम्बुलेंस से उतार के फटाफट आपके पास लेके आते हैं। जस्ट इमेजिन कि वहाँ का जो डॉक्टर है वो अभी ड्यूटी पे नहीं है, वो कहीं गया हुआ है XYZ, और आपने उसको फ़ोन कर दिया। जैसे पेशेंट आपको देखा, आपने फ़ोन भी कर दिया कि वो आ जाएगा, लेकिन उन सब चीज़ के बीच में टाइम लगेगा, तो तब तक आप डेफिनेटली वेट नहीं करने वाले, तब तक आप असेसमेंट करने वाले हैं। आपने असेसमेंट किया तो आपको ये देख के समझ में आ गया कि पेशेंट जो है हल्का पीला पड़ा हुआ है, पेल है, द पेशेंट इज़ पेल एंड पसीना उसको आ रहा है, पेशेंट इज़ स्वेटिंग एंड हर पल्स इज 124 बीट पर मिनट एंड BP इज़ 80/50, मतलब द सिस्टोलिक BP इज़ 80 mm/Hg एंड द डायस्टोलिक BP इज़ 50। तो बेसिकली हमारा जो है कहीं ना कहीं इवेल्युएशन ही बैठ रहा है कि रैपिड पल्स है, इट मीन्स द पेशेंट इज़ हैविंग tachycardia and the patient is in hypotension as the BP is we can see the BP and the patient is holding her lower abdomen। पेशेंट ने अपना जो पेट है अपने हाथों से पकड़ा हुआ है एंड क्राइंग इन पेन एंड पेशेंट जो है जो अब है रो भी रहा है। ये सब हिस्ट्री आपको मिली। पेशेंट टेल्स यू कि माई सिस्टर्स द पेशेंट टेल यू सिस्टर द नर्स माई पीरियड आर 6 वीक लेट। तो द पेशेंट इज सेइंग मेरे पीरियड जो है ऑलमोस्ट 6 वीक हो गए हैं, ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया, लेकिन मेरे आज तक पीरियड नहीं आया और अब अचानक से मुझे ब्लीडिंग हो रही है। ये केस मैं अभी रीड कर रहा हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है, आप ध्यान से सुने। पेशेंट को आपने और ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्व करने पे जैसे ही बोला तो आपने तुरंत जो है ऑब्जर्वेशन की, तो आपको समझ में आ गया थोड़ा बहुत, हाँ, कि थोड़ा बहुत वजाइनल ब्लीडिंग तो प्रेजेंट भी है, पेन एब्डोमेन भी है और डिजीनेस यानी कि थोड़े बहुत चक्कर वगैरह भी पेशेंट को आ रहा है। बहुत बढ़िया। नाउ व्हाट यू डू? Great. And whatever you do, just tell me one thing. This is a female problem, we know that. और जब भी फीमेल का प्रॉब्लम आ रहा तो हमारे पास 2 चीज़ें हैं, या तो हमारे पास ऑब्स्टेटिक्स है और गायनिक्स है। और इसी केस के थ्रू आज हम एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे कि ऑब्स्टेटिक क्या है और गायनिकोलॉजी क्या है। तो अभी हमने इस केस को आइडेंटिफाई करके, इस केस को देख के ये बताना है कि ये जो केस था ये ऑब्स्टेटिक केस था कि गायनिकोलॉजिकल केस था। अब कैसे डिफाइन किया जाए कि ये ऑब्स्टेटिकल केस था, गायनेकोलॉजिकल केस था, और अगर ऑब्स्टेटिक है तो ऑब्स्टेटिक क्या है और गायनेकोलॉजिकल है तो गायनेकोलॉजिकल क्या है। बहुत बढ़िया। चल ओके, आपने लीड्स ढूंढना शुरू किए, आपने पता करना शुरू किए कि है क्या। तो अभी आज की डेट में आपको मेरे से एक जवाब चाहिए, और वो ये जवाब चाहिए कि आप मेरे से पूछोगे कि सर ये जो है कि ये गायनेकोलॉजिकल और ऑब्स्टेटिकल जो चीज़ें हैं इनमें डिफरेंस क्या है। ओके, ये सब करें उससे पहले एक केस और डिस्कस कर लेते हैं। यहीं पर मान के चलिए कि एक पेशेंट और आया और वो पेशेंट फिर आपको कुछ कंप्लेंट दे रहा है। द पेशेंट इज़ 22 ईयर ओल्ड अनमैरिड गर्ल, द प्रीवियस पेशेंट वाज 26 ईयर ओल्ड मैरिड फीमेल। उसके लास्ट 6 वीक से पीरियड नहीं आ रहे थे, अभी प्रेजेंट में उसको वेजाइनल ब्लीडिंग है, हाइपोटेंशन है, ब्रेडिकार्डिया है और स्वेटिंग कर रहा है और डिजीनेस पैल्पिटेशन भी उसे हो रहा है। इस पेशेंट में हम 22 ईयर ओल्ड फीमेल की बात कर रहे हैं जिसकी मैरिज अभी नहीं हुआ। दिस इज एन अनमैरिड फीमेल। ओके, एंड द पेशेंट अनमैरिड फीमेल्स इज सेइंग सिस्टर और द नर्स माई पीरियड्स कम वंस इन 2 to 3 months एंड आई हैव गेन्ड वेट। मतलब मेरे जो पीरियड है हर 2-3 महीने में आ रहे हैं, मेरा थोड़ा बहुत वजन भी बढ़ा है और जो थोड़े बहुत जो बालों की ग्रोथ है मेरे चेहरे पे थोड़ी नॉर्मली जितनी फीमेल्स में नहीं होनी चाहिए उससे ज़्यादा जो है ग्रोथ नॉर्मली से ज़्यादा हो रही है। प्रेग्नेंट भी, शी इज़ नॉट प्रेग्नेंट डेफिनेटली, और देर इज़ नो ब्लीडिंग और नो एनी हिस्ट्री ऑफ शॉक एंड व्हाट्सोएवर। सारे वाइटल्स वगैरह आर ऑल्सो नॉर्मल। शी इज़ ऑल्सो कंप्लेनिंग दैट उसको एक्ने वगैरह जो पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और इसकी जो गर्दन है, गर्दन के अराउंड में उसकी जो नेक है वो अचानक से जो है काली पड़ने लग गई है, डार्क होने लग गई है। नाउ टेल मी व्हाट इज़ दिस इज एन ऑब्स्टेटिकल केस और गायनेकोलॉजिकल केस। ओके,
अगर ये 2 केस अगर आपको समझ में आए तो डेफिनेटली आप मेरे से सवाल फिर पूछना चाहेंगे कि मुझे अगर ये पहले बता दो आप कि ऑब्स्टेटिक क्या है, गायनेकोलॉजी क्या है, तो डेफिनेटली सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी मेरी। मैं कोशिश करूँगा आंसर देने की। तो यही तो इंट्रो है, हम यही करने वाले हैं आज की क्लास में। आज के डिस्कशन में हम यही बात करने वाले हैं कि ऑब्स्टेटिक क्या है और गायनेकोलॉजी क्या है। तो जब ये दोनों चीज़ें डिस्कस हो जाएगी तो हम इसकी नर्सिंग पार्ट पे डिस्कस करेंगे। नर्सिंग पार्ट के बाद में हम रेगुलर क्लासेस इसके ऊपर शुरू करेंगे। जब भी हम फीमेल के रिगार्डिंग प्रॉब्लम की बातें करते हैं तो 2 मेन पार्ट आते हैं, एक ऑब्स्टेटिक और एक गायनेकोलॉजी। फीमेल की लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेज है सर, क्योंकि देर इज़ प्रेगनेंसी, देर इज़ मीनार के मीनोपॉज, लाइक पीरियड्स शुरू हो रहे हैं, मीनार के कहला रहा है, पीरियड्स बंद हो रहे हैं, मीनोपॉज के बीच में रिप्रोडक्टिव एज है, इसमें से प्रेग्नेंट भी होना है, देन लैक्टेशन पीरियड भी इसकी लाइफ में आना है। तो देर इज़ लॉट्स ऑफ थिंग दैट आर हैपनिंग विथ हर। ओके, तो जब भी हम किसी फीमेल की हेल्थ की बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम किसी भी फीमेल की हेल्थ की बात करेंगे, नाउ विच हेल्थ, ओनली एंड ओनली रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नॉट कार्डियक प्रॉब्लम आ रही है तो फिर ऑफ्स गाइनी में नहीं जाना आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ रही है तो ऑफ्स गाइनी में नहीं जाना। मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहा हूँ, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितना भी है। तो अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की आप बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का आप डिस्कशन कर रहे हैं, और फीमेल इज़ नॉट प्रेग्नेंट, मतलब जनरली प्रेगनेंसी नहीं है अभी, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ गायनेकोलॉजी। और जैसे ही इन सब में प्रेगनेंसी आ गई, और प्रेगनेंसी की बात की अगले 6 महीने, प्रेगनेंसी आ गई, प्रेगनेंसी के बाद के सारे 6 महीने, और परप्यूरियम कह लो, या फिर परप्यूरियम अगला 42 दिन होता है, वैसे लैक्टेशन अगला 6 महीने होता है। तो परप्यूरियम एंड द प्रेगनेंसी, इसके बीच में अगर कुछ भी हो रहा है, इसके बीच में कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, इवन प्रेगनेंसी की बात है, तो वो सारा केस है किसका, ऑब्स्टेटिक्स का। गायनेकोलॉजी के अंदर क्या क्या आ सकता है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। जितने भी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड डिसऑर्डर है, सारे इसके अंदर अब पढ़ने पड़ेंगे। प्यूबर्टी अगर हमको पढ़नी पड़ेगी तो प्यूबर्टी इसके अंदर पढ़ेंगे। यूटरस से रिगार्डिंग अगर कोई कैंसर वाली प्रॉब्लम है, फाइब्रोड, चाहे वो कैंसर बिनाइन है चाहे वो मेलिग्नेंट है, कैंसर के रिगार्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम है इसके अंदर पढ़ रहे होंगे। हमको इनफर्टिलिटी पढ़ना होगा तो इसी के अंदर पढ़ रहे होंगे। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जहाँ पर जो है ओवेरी के ऊपर सिस्ट बन जा रही है बहुत सारी, तो हमने कहाँ पढ़नी होगी, गायनेकोलॉजी के अंदर, क्योंकि प्रेगनेंसी से रिगार्डिंग, प्रेगनेंसी के दौरान की बात नहीं है ना। बहुत बढ़िया। कॉन्ट्रासेप्शन, गर्भ निरोधक हमको पढ़ने होंगे। कोई यूरोजेनाइटल प्रॉब्लम अगर होगी तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मीनार के हमें डिस्कस करना होगा, मीनोपॉज डिस्कस करना होगा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी डिस्कस करनी होगी, हम सब गायनेकोलॉजी वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। बट जैसे ही ऑब्स्टेटिक्स वाला पार्ट आएगा तो ऑब्स्टेटिक इज बेसिकली केयर ऑफ ए वुमन, केयर ऑफ ए रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम ड्यूरिंग हर कंसेप्शन पीरियड, during her pregnancy, and also after 6 weeks after the pregnancy, 6 week after डिलीवरी के 6 वीक यानी कि 1.5 महीने बाद तक की जो बात है, जिसे परप्यूरियम कहते हैं। तो फ्रॉम कंसेप्शन जब से वो प्रेग्नेंट हुई है उसके बाद डिलीवरी के अगले 6 वीक तक का जो पीरियड है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ ऑब्स्टेटिक्स। आई थिंक सिंपल। ऑब्स्टेटिक्स में तो डेफिनेटली क्या पढ़ रहे होंगे यार, प्रेगनेंसी, जितनी भी हम प्रेगनेंसी के दौरान केयर दे रहे होते हैं, विच इज़ कॉल्ड द एंटीनेंटल केयर। तो एंटीनेंटल केयर हम पढ़ रहे होंगे। लेबर, हमको डिलीवरी के बारे में पढ़ना होगा। डिलीवरी चाहे वो सर्जिकल हो, चाहे वो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो, या फिर डिलीवरी के बाद में जो पोस्टमार्टम केयर है वो हम ऑब्वियसली ऑब्स्टेटिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। न्यूबॉर्न के बारे में अगर हमने डिस्कस करना होगा, एम्ब्रियोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में, या फिर ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी पीरियड अगर कोई डिजीज कंडीशन आ रही है, जैसे एक्लेम्सिया आ रहा है, प्री एक्लेम्सिया आ रहा है, कुछ भी कंडीशन है, तो वो सारी ऑब्स्टेटिक्स के अंदर डिस्कशन में आएगी। बहुत बढ़िया। तो अगर वन वर्ड में अगर आपको याद रखना होगा तो गायनेकोलॉजी नॉन प्रेग्नेंट, ऑब्स्टेटिक्स प्रेग्नेंस कंडीशन। सिंपल सी बात यह है कि जब भी आप एज ए नर्स वर्क कर रहे हैं, चाहे आप आईसीयू में वर्क करें, चाहे आप सीसीयू में वर्क करें, चाहे आप वार्ड में हो, चाहे आप ओटी में हो, चाहे इमरजेंसी में हो, चाहे ओपीडी यानी कि जस्ट सिंपल आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रॉब्लम गायनेकोलॉजिकल हो चाहे ऑब्स्टेटिकल हो, ये प्रॉब्लम्स किताबी बातें नहीं है, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है। और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ये कि इनमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होने के चांस, लाइक अब आपके पास पीपीएच का केस आने तो डिलीवरी के जस्ट बाद में जो पोस्टमार्टम हेमरेज हो रहा है, मिनट्स में डेथ होती है पेशेंट की,
तो अगेन इमरजेंसी कंडीशन है। इवन केस हो एक्लेम्सिया का, जैसे कि हाइपरटेंशन जब बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा हो जा रहा है तो ब्रेन डैमेज हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और बेबी को जो डैमेज हो रहे हैं वो तो अलग है, हम फीमेल के डैमेज की बात कर रहे हैं दैट पॉइंट। तो एक्लेम्सिया अगर है तो अगेन कंडीशन जो है सीवियर हो सकती है। कैंसर्स कंडीशन की हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी या जिसमें जो है हेमरेज इंटरनल हो सकता है, पेशेंट शॉक में जाके फिर अगेन डेथ हो सकती है पेशेंट की। अनसेफ अबॉर्शन है, सेप्सिस इन्फेक्शंस कंडीशंस है, ये सारी चीज़ें जो है डेफिनेटली प्रॉब्लम कॉज करती है। तो अगेन हमने इस हिसाब से इन चीज़ों को पढ़ना है ताकि जब हम आगे किसी वार्ड में, किसी ड्यूटी पोस्टेड में, कहीं भी जहाँ भी पोस्टेड होंगे तो ये हम किताबी बातें बन के ना रह जाए, इनसे हम केवल सवाल प्रॉब्लम सॉल्व करके ना रख दें, ये हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाए। ये बुक, ये सब्जेक्ट, ये दोनों की दोनों आफ्टर गायनिकल जो नर्सिंग है, ये हमारी किताब का पार्ट ना रह जाए, ये हमारी पर्सनल लाइफ का हिस्सा बने, ताकि जब हम रियल लाइफ सिनेरियोज में बेस्ड हों, रियल लाइफ सिनेरियोज में जब भी पोस्टेड हों तो हम इनका यूज कर पाएँ। और यही तो एक पर्पज़ होना चाहिए ना एक एजुकेशन का, तो वही पर्पज़ आपने डिस्क्राइब करके चलना है। अगर आप, मैं अभी भी कर रहा हूँ, अगर आप केवल और केवल इन चीज़ों को इसलिए पढ़ेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मेरे से आप लिख के ले सकते हैं कि वो क्वेश्चन भी सॉल्व आपसे नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इन्हें इस तरह से पढ़ें कि ये मेरे क्वेश्चन का तो पार्ट है ही, मुझे इनसे क्वेश्चन भी सॉल्व करने और इनसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे को इनसे किसी एक सिस्टम में एंटर होना है जहाँ पर मैं इनको रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे जो है यूज कर पाऊँगा, देन आप समझे कि आप कुछ जो है गुड ग्रेटर करने वाला है। चलो इस पार्ट को मैं यहीं पे डिस्कशन करके ख़त्म करके मैं पुराना जो अभी हमने शुरू किया था वो केस को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो केस जो है ऑप्स का केस था कि गायनिक का केस था। मैंने पहला केस जो आपसे बोला कि 26 ईयर ओल्ड फीमेल है, 6 वीक से जो है उसकी डिलीवरी जो है कहीं ना कहीं पीरियड्स नहीं आए हैं। और अभी के केस में अगर आप सिनेरियो पढ़ें ना तो थोड़ी बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करें। मैंने बोला उसको हाइपोटेंशन हो रहा है, बीपी उसका कम है, उसकी पल्स रेट बढ़ी हुई है, पेशेंट जो है स्वेट कर रहा है, पसीना पेशेंट को आ रहा है और पेशेंट को डिजीनेस चक्कर वगैरह भी आ रहा है। इट मीन्स पेशेंट शॉक में, ये सारे साइन शॉक के हैं सर, हाइपोवोलेमिक शॉक के। और हाइपोवोलेमिया क्यों हो रहा है तो जस्ट कोशिश करके देखो और साइन को ढूंढने की कोशिश करोगे तो पता चलेगा कि पेशेंट के लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है और वो हाथ पकड़ के रो भी रहा है पेन की वजह से। इट मीन्स कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो रही है। तो ब्लीडिंग हो रही है ये मेरे को समझ में आ गया, ब्लीडिंग हो रही है इसलिए पेशेंट किस में जा रहा है, शॉक में जा रहा है ना। ब्लीडिंग क्यों हो रही है तो इसका मेरे को दूसरा साइन ढूंढना पड़ेगा कि ब्लीडिंग का रीजन इस केस में क्या हो सकता है, लोअर एब्डोमेन में ब्लीडिंग है। तो और हिस्ट्री पता करने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ रहा है कि 6 वीक से जो है पेशेंट क्या है, एमेनोरिया में है, पेशेंट को पीरियड्स ही नहीं आ रहे। इट मीन्स मे बी देयर इज चांसेस कि पेशेंट प्रेग्नेंट हुआ और प्रेगनेंसी जो है यूटरस में ना होकर किसी और जगह पे हो गई, दैट इज कॉल्ड द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये केस है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो कंसेप्शन है वो यूटरस में ना होकर फेलोपियन ट्यूब में हो गया, मोस्ट कॉमनली वहीं पे होता है। तो फेलोपियन ट्यूब में हो गया, जैसे बेबी ग्रो करने लगा फेलोपियन ट्यूब रप्चर हो गई, ब्लीडिंग हो रही है और इस ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट जो है पेशेंट शॉक में जा रहा है, दैट इज द केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो आप मुझे खुद बताओ कि पेश ऑप्स का है कि गायनिक का, डेफिनेटली पेशेंट किसका है, ऑप्स का। तो यहाँ पर आपने जो कंसल्ट है वो ऑब्स्टेटिशियन से करना है, ना कि गायनेकोलॉजिकलिस्ट। और दूसरा केस जो मैंने डिस्कस किया कि 22 ईयर जो ओल्ड फीमेल है उसमें जो ढेर सारे सिम्टम्स मैंने बताया कि लाइक फेशियल एयर है विच इज कॉल्ड द हर्सूटिज्म, हर्ष बन रहा है फीमेल, तो हर्सूटिज्म हो रहा है ना, डार्क नेक हो रही है, पिंपल्स से जो है आ रहे हैं, एमेनोरिया है या फिर जो है ओलिगोमेनोरिया है, पीरियड्स जो है बहुत लेट लेट आ रहे हैं। ये सारे किस चीज़ के साइन है, ये पीसीओडी का साइन है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, आप कुछ भी कह लो, ये सब उन चीज़ों के साइन है। तो ये सारा का सारा हार्मोनल इम्बैलेंस है, प्रेगनेंसी नहीं है। इट मीन्स किसका प्रॉब्लम है, गायनेकोलॉजी का। तो वेन एवर वी आर इन नर्स, चाहे हम कहाँ भी पोस्टेड हो, हमने ये डिफ्रेंशिएशन करना आना चाहिए कि गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ऑब्स्टेटिकल प्रॉब्लम है। जब ये डिफरेंस हम क्रिएट कर पाएंगे तो सब्जेक्ट को हम जो है बड़ी इंटरेस्टिंगली पढ़ पाएंगे। ये कंसेप्चुअल सीरीज जब मैं शुरू कर रहा हूँ तो हमारा मकसद क्या होना चाहिए, मकसद यही होना चाहिए, क्या पेपर सॉल्व होना, वो तो है ही, वो तो प्राइमरी है, उसमें क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी लाइफ का पार्ट बने। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ज़रूरी है कि कल को कोई मेरे से सवाल पूछे किसी भी जगह में, जब मैं पोस्टेड रहूँ, कभी भी मैं किसी पेशेंट को देखूँ इन कंडीशंस के रिगार्डिंग, तो मैं उस कंडीशन को, सिचुएशन को समझ पाऊँ, मैं उस चीज़ को मैनेज कर पाऊँ, उस कंडीशन को, उस इमरजेंसी को मैनेज कर पाऊँ। जैसे कि उस इमरजेंसी में क्या मैनेज करेंगे, अगर वो ऑफ्स का केस है तो यार पेशेंट को आप पोजीशन देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो कंसल्ट करेंगे, आपका ब्लड ग्रुपिंग वगैरह चेक करा सकते हैं, तब तक उसकी केस को कंफर्म करने के लिए आप बीटा एचसीजी के जो है ब्लड सैंपल्स भेज सकते हैं ताकि कंफर्म करेगी जो हम सोच रहे हैं वो यही है या नहीं। जब तक डॉक्टर ना आए तब तक ये सारी चीज़ प्रिपेयर करी जा सकती है, जो है ऑपरेशन थिएटर प्रिपेयर करवाया जा सकता है सर्जरी के लिए, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें जो हम कर सकते हैं दैट टाइम। ओवर द
ईयर हम जब इन चीज़ को पढ़ेंगे तो मैं जो है पर घंटे की एक क्लास ले रहा हूँगा, कम ज़्यादा भी हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दीज आर कंसेप्चुअल सीरीज, ये जो हम शुरुआत कर रहे हैं कंसेप्चुअल सीरीज का पार्ट है। और कंसेप्चुअल सीरीज़ का मकसद, हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि हम कंसेप्ट को लर्न करें, जस्ट सिंपली रोट लर्निंग ना कर ले, रट ना ले। रटने के लिए हमारे पास बहुत किताबें हैं, बहुत जगह है, जस्ट नोट्स उठाओ रट लो। हमने यहाँ पे रटना नहीं है। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट सिंपली हमारा होना चाहिए कि हम जो है चीज़ों को कंसेप्चुअली लर्न करें। हम थोड़ा सा टाइम लगेगी, ऑब्वियसली चीज़ें टाइम लेती, कंसेप्ट बिल्ड होने में टाइम लगता है। लेक्चर आपको लेंदी, बड़े हैवी फील हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसा लग सकता है कि यार ये तो हम अननेसेसरी चीज़ें पढ़ रहे हैं, बट कंसेप्ट बिल्ड इसी तरह से किए जाते हैं। और एक बार कंसेप्ट जब बिल्ड हो जाता है तो वो लाइफ टाइम उसको भुलाना मुश्किल है, जो हम चाहते भी नहीं है भूलें। यही तो हमारा मकसद होना चाहिए, तो हमारा टारगेट होना चाहिए। वेल, सो ओवर द पीरियड हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओवर द पीरियड हम ऑप्स डिस्कस करेंगे, ओवर द पीरियड हम गायनिक डिस्कस करेंगे। क्लियर है? हम जब शुरुआत करेंगे लेक्चर्स की तो सबसे पहले जो है हम डेफिनेटली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाले पार्ट से डिस्कस करेंगे। वैसे हम होप करके चलते हैं कि आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रखी होगी, लेकिन फिर भी हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी आने वाले 2-3 लेक्चर्स के अंदर ही, 3-4 लेक्चर्स के अंदर ही ख़त्म कर देंगे। उसके बाद में मेंस्ट्रुएशंस एंड ऑल, और उसके बाद में पहले ऑब्स्टेटिक्स वाला पार्ट, देन गायनेकोलॉजिकल पार्ट का सीरीज बाई हम जो है डिस्कशन कर रहे होंगे। रोज़ शाम को 5 बजे के तकरीबन आप लेक्चर्स प्लीज़ उठाइएगा। और कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन करेंगे, जैसे मैं हर बार कहता हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, जैसे भाई मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ना यार अपनी तरफ से कंसिस्टेंट रहने की, तो अगर आप भी अपनी तरफ से कंसिस्टेंट रहेंगे, नोट्स प्रिपेयर करते रहेंगे, उन्हें जस्ट रिवाइज करते रहेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। कितना सिंपल सा शेड्यूल है, 3 चीज़ें हैं जस्ट। अगर आप ये करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपके कंसेप्ट को स्ट्रांग होने से, बिल्ड होने से और क्वेश्चन आंसर को सही होने से कोई रोक नहीं सकता। और एंड ऑफ द डे हमें यही चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम इस लेक्चर को, ये जो छोटा सा डिस्कशन हमने जो है 17-18 मिनट का जो रखा है, इसको मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। और इसका पर्पज़ जस्ट यही था कि मैं आपको इंट्रोड्यूस कर पाऊँ इस सीरीज़ के साथ, इस सब्जेक्ट के साथ, और एक हम एक्साइटमेंट अपने अंदर डेवलप कर पाएँ, ताकि हम इस सब्जेक्ट को पढ़ें भी। इज़ दैट ग्रेट? इफ़ इट इज़ क्लियर देन बेस्ट ऑफ लक, सी यू सून, बाय बाय।